हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन ने जो कॉस्मेटिक गिफ्ट के तौर पर नोबल्स को भिजवाई थी राजधानी में, उसी से खिंचकर एक औरत मैरियल चली आती है उससे बिजनेस करने के लिए। बातों ही बातों में गिज़लिन इस औरत मैरियल से बोलता है कि वो ब्रैनफोर्ड की बेटी को ठीक कर सकता है, वो ये संदेश मार्किस ब्रैनफोर्ड तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, गिज़लिन का असली मकसद मार्किस ब्रैनफोर्ड से मिलने का ही था। इस चैप्टर की शुरुआत होती है क्लाउड से, जो खुशी से नाच रहा होता है क्योंकि इसके चारों तरफ सोने के सिक्कों के डब्बे रखे हुए हैं और ये कह रहा होता है कि क्या बात है, लॉर्ड ने जो क्रीम बनाई थी उसने तो कमाल कर दिया, हमारे पास तो पैसे ही पैसे आ गए। गिज़लिन का बनाया कॉस्मेटिक डिनैब बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है और गिज़लिन को इसके बदले में काफी पैसे भी मिले हैं। तब इसी बात से क्लाउड खुश हो रहा होता है और कहता है कि देखिए लॉर्ड, हम ऐसा करते हैं, हम इसी चीज का बिजनेस करते हैं, छोड़िए ना उस टेरिटरी को, उसको भाड़ में जाने दीजिए, उसे ठीक नहीं करेंगे। ये सुनकर वैंडी को गुस्सा आ जाता है और वो इसे जोर से मारती है। तभी बेलिंदा बोलती है कि हाँ, ये इतना खुश क्यों हो रहा है, ये सारे पैसे इसके थोड़ी ना है। ये देखकर गिलियन भी गिज़लिन की तारीफ करता है और कहता है कि लॉर्ड, आपने तो कमाल कर दिया, अब फाइनली राजधानी में आपने एक अपना मुकाम बना लिया है। जिस पर गिज़लिन कहता है कि नहीं गिलियन, अभी नहीं, जो मैं चाहता था वो अभी नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों, गिज़लिन यहाँ कोई क्रीम बेचने के लिए नहीं आया, बल्कि यहाँ पर सेना की मदद लेने के लिए आया है। इसके लिए उसे मार्किस ब्रैनफोर्ड से मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हमें दिखाया जाता है कि फाइनली गिज़लिन का काम हो चुका है। एक सैनिक जो पूरी तरह से आर्मर से खुद को ढककर गिज़लिन के इस पैलेस के द्वार पर खड़ा था, वो गिज़लिन से आकर कहता है कि मार्किस ब्रैनफोर्ड ने आपको बुलाया है, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि जिस मकसद से गिज़लिन ने क्रीम बनाई थी और मैरियल को दी थी, वो मकसद पूरा हो गया है। फाइनली गिज़लिन को ब्रैनफोर्ड टेरिटरी में बुलाया जाता है, जहाँ पर मार्किस से ये मिलना चाहता है। एक बड़ा सा महल, उसका दरवाजा खुलता है, गिज़लिन अंदर जाता है, वहाँ पर दो सोल्जर्स खड़े होते हैं। जब उस कमरे के दरवाजे को खोला जाता है तो सामने बैठा होता है मार्किस ब्रैनफोर्ड। गिज़लिन अपने साथ बेलिंदा और क्लाउड को भी लेकर आया है और ये इस मार्किस ब्रैनफोर्ड के सामने आकर खड़ा हो जाता है, उसके सम्मान में झुकता है और कहता है कि मार्किस ब्रैनफोर्ड, आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं इस बात से आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं हूँ बैरन ऑफ फेनरिस गिज़लिन, मार्ग्रेव जॉल्टर पर्डियम का बेटा और पर्डियम का वारिस। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि इस साम्राज्य में हर एक के पास अपनी अपनी एक रैंक है। गिज़लिन का बाप एक मार्ग्रेव है, जिस बंदे से ये बात कर रहा है वो है मार्किस, और गिज़लिन खुद एक बैरन है। नीचे से ऊपर की ओर हर एक रैंक बनाई गई है और ऐसा लगता है कि गिज़लिन फिलहाल के लिए तो नीचे वाली रैंक पर ही है। दोस्तों, जैसे ही गिज़लिन अपना परिचय बताता है, तब ये मार्किस ब्रैनफोर्ड कहता है कि ओह, तो तुम हो गिज़लिन जिसने डिगार्ड से लड़ाई जीती, जो बिल्कुल हारी हुई थी, वहाँ के लॉर्ड को मारकर जो खुद लॉर्ड बन गया है। गिज़लिन पर्डियम, तुम अपने फादर जैसे बिल्कुल नहीं हो, सही कहा ना मैंने। ये सुनकर अचानक से गिज़लिन हैरान हो जाता है और कहता है कि वैसे मार्किस से मुझे यही उम्मीद थी। नॉर्दर्न रीजन की बाहरी टेरिटरीज में भी क्या चल रहा है, मार्किस की इन सब पर नजर है। वैसे इतनी ऊंची पोस्ट वाले आदमी से मुझे यही उम्मीद थी। मार्किस ब्रैनफोर्ड जो इस राज्य के मंत्री हैं और यहाँ की सबसे ऊंची अथॉरिटी हैं, इनसे ऊपर कोई नहीं। ये रॉयल फैक्शन के लीडर है जो कि ड्यूकल हाउस के विरुद्ध हैं। बेसिकली ऐसा लगता है कि दोस्तों, साम्राज्य में दो गुट बने हुए हैं। एक है ड्यूकल हाउस, जिसमें कई सारे नोबल जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ है रॉयल फैक्शन, इसमें भी काफी सारे नोबल शामिल हैं जो साम्राज्य के लिए काम करते हैं। और रॉयल फैक्शन के लोगों को संभालता है ये मार्किस ब्रैनफोर्ड, जो कि ब्रैनफोर्ड टेरिटरी का सबसे ऊंचा लीडर है। दोस्तों, ये बंदा मार्किस ब्रैनफोर्ड साम्राज्य में हर एक चीज को संभालता है। कोई ऐसी बात नहीं जो इसे पता नहीं है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कुछ चल रहा हो इसे पता नहीं है। हर एक चीज इसके हाथों से ही डिसाइड होती है। उसके अलावा वो लेडी जिसे गिज़लिन ने फ्री में क्रीम दी थी ना, इससे मिलने के लिए, वो भी रॉयल फैक्शन से ही जुड़ी हुई है। ये बात गिज़लिन जानता था, इसीलिए जानबूझकर उसने क्रीम दी ताकि वो इससे आकर बात करे और आसानी से गिज़लिन यहाँ पर पहुंच जाए महल में। दोस्तों, गिज़लिन ने काफी दिमाग से ये प्लान बनाया था और इसके प्लान ने काम किया और ये मार्किस के सामने पहुंच चुका है। अब इसे बैठने के लिए सीट दी जाती है, एक बंदा इसके लिए चेयर सरकाता है। जैसे ही गिज़लिन इस चेयर पर बैठता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि मार्किस ब्रैनफोर्ड की टेबल पर वही क्रीम पड़ी होती है जो गिज़लिन ने उस औरत मैरियल को दी थी गिफ्ट के तौर पर। वही यहाँ पर आकर इससे बात करके गई है। ये बात तो साबित हो चुकी है। गिज़लिन बैठ चुका है, तब मार्किस कहता है कि मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी को ठीक करने का दावा कर रहे हो। गिज़लिन जवाब देता है कि आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। तब मार्किस कहता है कि तो तुम ऐसा कैसे कर पाओगे, वैसे तुम मेरी बेटी रोज़लिन से कभी मिले नहीं हो, उसे क्या बीमारी है तुम इस बारे में नहीं जानते, तो मुझे बता सकते हो कि जिसके बारे में तुम कुछ जानते नहीं, जिससे तुम कभी मिले नहीं, जो इतने सालों
में मेरे अथक प्रयासों के बाद भी ठीक नहीं हुई है, वो बीमारी तुम बिना सिम्टम देखे किस तरह से ठीक करोगे? दोस्तों मार्कस का सवाल तो बिल्कुल ठीक है। जब इसने इसकी बेटी को पहले देखा ही नहीं, उससे मिला नहीं, उसके सिम्टम को नहीं जानता तो बीमारी किस तरह से ठीक करेगा? तब गिजलिन कहता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ। मैंने उनकी बीमारी के बारे में अफवाहें सुनी है, मैं उनके सिम्टम्स को थोड़ा थोड़ा समझ चुका हूँ। इससे पहले भी मैं एक बीमारी को ठीक कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं उन्हें भी ठीक कर दूंगा। लेकिन दोस्तों अगर कोई भी राह चलता आकर ये बोले कि तेरी बेटी को मैं ठीक कर सकता हूँ, ऐसे कोई मानेगा तो नहीं। मार्कस भी इस बात से एग्री नहीं होता और कहता है कि तुमसे पहले कई सारे लोग आए थे जिन्होंने मुझसे यही बात कही थी। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसके बाद उन्होंने अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं साम्राज्य के एक ग्रेट टैलेंट को अपने हाथों से खोना नहीं चाहता। दोस्तों ये तो गिजलिन को सीधे सीधे धमका रहा होता है कि चुपचाप यहाँ से चला जा, तू नहीं कर पाएगा वरना मेरे हाथों से मारा जाएगा। लेकिन गिजलिन यहाँ से जाने वाला नहीं है। तब गिजलिन सोचता है कि इतना कोल्ड व्यवहार, वैसे मैं समझ सकता हूँ कि एक बाप जो इतनी दिनों से अपनी बेटी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, उसने हर एक प्रयास करने की कोशिश की होगी लेकिन हर बार फेल हो गया। इसीलिए मुझ जैसे बंदे पर विश्वास करना कितना मुश्किल हो सकता है, ये बात मैं जानता हूँ। गिजलिन बोलता है कि मार्कस क्या अपनी बेटी की बीमारी को आप ठीक करना नहीं चाहते? जिस पर मार्कस कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, वैसे भी मेरी बेटी की स्किन बस पूरी है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। वो हर एक चीज कर सकती है, वो हर एक चीज में लायक है। स्किन का बेकार होना कोई बड़ी बात नहीं, वो खुद को संभाल लेगी। गिजलिन बोलता है कि ये बात तो आप सोच रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी क्या वो भी यही बात सोचती है? क्या वो ठीक नहीं होना चाहती? दोस्तों गिजलिन के कॉन्फिडेंस को देखकर तो मार्कस भी हैरान हो जाता और कहता है कि मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि तुम इस चीज के लिए कितने कॉन्फिडेंट हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। क्या तुम सचमुच मेरी बेटी को ठीक कर पाओगे? मुझे नहीं पता कि आज से पहले किन लोगों ने मैडम रोजालिन को ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उन्हें ठीक करके ही रहूंगा। मार्कस कहता है कि अगर तुम इतने ही आत्मविश्वास से बोल रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जबकि तुम अपनी जान को ही दांव पर लगा रहे हो तो तुम मेरी बेटी को ठीक करने की कोशिश कर सकते हो। गिजलिन को एक मौका दे दिया गया है। तभी ये मार्कस अपने साथ में खड़े बंदे से बोलता है कि बीमारी का उपचार करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है वो गिजलिन पार्डियम को दे दी जाए। किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये नहीं बचेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद इसे इनाम दूंगा। अब इससे पहले कि मार्कस और कुछ बोले तब गिजलिन कहता है कि इन सारे कामों के लिए इनाम बहुत नहीं रहेगा, मुझे कुछ और चाहिए। अगर मैं मैडम रोजेलिन को ठीक करता हूँ तो मुझे एक वो चीज चाहिए जो मेरी इच्छा है, क्या वो मुझे दे सकते हैं? दोस्तों गिजलिन अपनी इच्छा के इनाम की शर्त रख रहा होता है। इस बात से मार्कस हो जाता है हैरान और कहता है कि क्या कहा तूने? जिस पर गिजलिन कहता है कि देखिए मार्कस, आप इस साम्राज्य के एक पिलर हैं, वो खंबे जिसने इस पूरे साम्राज्य को संभाल रखा है। आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, इसीलिए आप जैसे ताकतवर इंसान के लिए मुझे एक छोटी सी चीज देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप मेरी एक छोटी सी इच्छा तो पूरी कर ही सकते हैं ना? क्या मैंने गलत कहा? गिजलिन पार्डियम, क्या तुम मुझसे मेरी बेटी को ठीक करने के बदले में मांग कर रहे हो? तब गिजलिन कहता है कि हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ, मुझे अपनी इच्छा का इनाम तो मिलना ही चाहिए। वैसे भी आप जैसा ताकतवर इंसान जिसे साम्राज्य का पिलर कहा जाता है, जिसने खुद साम्राज्य को संभाल रखा है, उसके लिए इतनी छोटी सी चीज करना कितनी बड़ी बात होगी। वैसे भी अगर आप जैसा इंसान ही अपने परिवार को नहीं बचा पाएगा, प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हम जैसे इंसान क्या करेंगे? खुद का परिवार ही सही नहीं रहे तो ऐसी ताकत का क्या फायदा? क्या फायदा आपके इतने बड़े इंसान होने का? दोस्तों ये तो गुस्से में आता ही कुछ ना कुछ बोलने लगता है बिना सोचे समझे। ये सुनकर क्लाउड हैरान हो जाता है, कहता है कि हमारे बदतमीज लॉर्ड क्या कर रहा है? वो मार्कस को गुस्सा ना दिलाता है, हमें बर्बाद कर देगा मार्कस। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। मार्कस समझ जाता है कि अगर गिजलिन कोई डिमांड कर रहा है, इस तरह से बात कर रहा है, तो वो बात जरूर बड़ी ही होगी। तब मार्कस कहता है कि कोई इंसान खुद अपनी जान को दांव पर लगाकर मेरे सामने अपनी इच्छा प्रकट करना चाहता है, मांगना चाहता है, तो वो चीज जरूर बड़ी ही होगी। कोई छोटी बात के लिए ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, मैं तुम्हें वो चीज देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं बता दूं कि इस बात के लिए मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम्हें कोई बड़ी मांग मेरे सामने रखनी है, तुम्हें अपना सब कुछ मेरे सामने दांव पर लगाना होगा। जो भी तुम्हारे पास है वो मेरा हो जाएगा अगर तुम नहीं कर पाए तो। दोस्तों गिजलिन के सामने बहुत ही बड़ी परेशानी आ चुकी है। मार्कस ने बोल दिया है कि वो इसकी इच्छा तो पूरी कर देगा, लेकिन इसके लिए उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। इसका राज्य, इसकी जीती हुई टेरिटरी, इसके सारे लोग, उन सबको दांव पर लगाना होगा। कुछ भी हो सकता है इसके साथ, इसकी जान भी जा सकती है। तब गिजलिन कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। अपना सब कुछ, अपनी हर एक चीज को दांव पर लगाकर गिजलिन कहता है कि मैं आपसे इस शर्त को मंजूर करता हूँ और अपना सब कुछ दांव पर लगाता हूँ। दोस्तों हमें एक साथ गिजलिन का बाप, उसकी बहन, उसका हर एक जानने वाला, उसका परिवार, उसके मर्सनरीज, हर कोई दिखा दिया जाता है जिसे गिजलिन ने दांव पर लगा दिया है। और अब वो रोजालिन को ठीक करेगा। फाइनली उसे एक चांस मिल गया है इतना सब दांव पर लगाने के बाद। अब दोस्तों जैसे ही गिजलिन शर्त को मंजूर करता है, वही रॉयल गार्ड जो गिजलिन को इस महल में बुला कर लाया है, वो अपने साथ ही खड़े एक बंदे से बोलता है कि जाओ
ट्रेजरर को बताओ कि पर्डियम की तरफ जाने वाले हर एक सपोर्ट फंड को बंद कर दिया जाए, वहाँ के हर एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए। इसके अलावा बैरन ऑफ फेनरिस गिज़लिन ने जो भी महल यहाँ पर खरीदा है उसे चारों तरफ से घेर लिया जाए। वहाँ पर ना तो कोई अंदर जाएगा ना ही कोई अंदर से बाहर आएगा। हर एक चीज की एंट्री को बैन कर दो तब तक कि जब तक मैडम रोजालिन ठीक नहीं हो जाती। 1 हफ्ते तक कोई यहाँ से जा नहीं पाएगा और ना ही यहाँ पर कोई आ पाएगा। दोस्तों मार्किस के ऑर्डर देते ही गिज़लिन को चारों तरफ से घेर लिया गया है। उसे कहीं भी ना तो जाने दिया जाएगा ना ही आने दिया जाएगा किसी को भी इसकी मदद करने के लिए। क्लाउड मार्किस के दिए ऑर्डर को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रो रहा होता है कि हमारे लॉर्ड ने क्या कर दिया। मुझे लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेरिटरी ठीक हो जाएगी, इतने पैसे भी तो आ गए थे, लेकिन लॉर्ड ने तो एक और नई परेशानी हमारे सामने खड़ी कर दी है। क्या करते रहते हैं। तब बेलिंदा सोच रही होती है कि अगर मार्किस ने अपनी सेना भेजी तो पर्डियम और फेनरिस दोनों ही एक झटके में विनाश हो जाएंगे। हाँ, हमें खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन यंग लॉर्ड आपने क्या किया है बताइए तो सही। तब गिज़लिन सोच रहा होता है कि मुझे अब तो किसी भी कीमत पर यह काम करना ही होगा। वो इंसान जो भी खुद आकर मार्किस को चैलेंज करता है, उन्हें ललकारता है, उसे वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते, उसे बर्बाद करके रख देते हैं। जबकि मैंने इन्हें चैलेंज दे दिया है तो वो मेरे साथ भी यही करेंगे। बात यह है कि इस चीज का सेंटर है इनकी बेटी रोजालिन, जिसे मुझे किसी भी कीमत पर ठीक करना है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस टेरिटरी का साम्राज्य का सबसे ताकतवर आदमी जिसने अपनी बेटी को ठीक करने की हर एक कोशिश की होगी वो भी हार मान चुका है। और जबकि वो खुद ही हार मान चुके हैं तो उनके सामने खुद को साबित करने का मेरे पास अच्छा मौका है। मुझे ये करना ही है बस। दोस्तों गिज़लिन खड़ा होता है और जाता है रोज़लिन से मिलने के लिए, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए। जाते जाते मार्किस बोल रहा होता है गिज़लिन से कि सोच लो अब तुम वापस नहीं मुड़ पाओगे गिज़लिन पर्डियम। लेकिन दोस्तों गिज़लिन का वापस हटने का तो मौका वैसे भी निकल चुका है। वापस तो उसे हटना ही नहीं है, उसे आगे बढ़ना है। इसलिए गिज़लिन रोज़लिन के पास चला जाता है उससे बात करने के लिए। अब दोस्तों हमें यहाँ से एक जगह दिखाई जाती है, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और वहाँ से नीचे जाकर एक चैम्बर बना हुआ है जहाँ पर बैठी है एक लड़की। ये लड़की तो वही है जो महल में भूत बनकर घूमती है ना। ऐसा लगता है कि यही रोज़लिन है जो कि इस मार्किस की बेटी है जिसे लोग भूत समझते हैं। इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसने खुद को महल में किसी जगह पर बंद करके रखा हुआ है और ये एक जगह पर बैठे बैठे सोच रही होती है एक पुरानी बात। हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोज़लिन अपने फादर मार्किस से बात कर रही होती है और कहती है कि फादर आप मुझे ये बताइए कि क्या मुझे अपनी जान को दांव पर लगाना जरूरी है दूसरों की मदद करने के लिए। तब मार्किस कहता है कि बेटे वैसे भी किसी बेवकूफ से, किसी कमजोर आदमी से मदद मांगना उससे भी बड़ी बेवकूफी होगी। जब हम किसी की मदद करने की पोजीशन में होते हैं तो सबसे पहले हमें ताकत हासिल करनी जरूरी है, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। बेसिकली दोस्तों मार्किस ने अपनी बेटी से बोला था कि कमजोर इंसान दूसरों की मदद नहीं कर सकता, वो तो अपने आप को ही संभाले, यही बड़ी बात है। तब यहाँ पर स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर रोज़लिन अपनी उस चैम्बर में बैठी बैठी सोच रही होती है कि फादर जैसा कि आपने कहा था मैंने ताकत हासिल की, दूसरों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उस मदद के बदले में मुझे मिला क्या? ये निशान, ये शरीर जिसे मैं पसंद नहीं करती। क्या मुझे ऐसा करना जरूरी था? अगर मुझे दुनिया से छुपकर ही रहना पड़े तो मेरे ताकतवर होने का क्या फायदा है? दोस्तों वही लड़की जिसे हर कोई भूत समझता है, बेसिकली ये मार्किस की बेटी है और एक बीमारी से ग्रस्त है। फाइनली गिज़लिन इसे ठीक करने के लिए आ जाता है और अचानक से इसके पीछे खड़े होकर बोलता है कि मैं जानता था कि तुम ही वो हो, मार्किस की बेटी रोज़लिन ब्रैनफोर्ड। मैंने सही कहा ना, मैं हूँ गिज़लिन फेनरिस। तो दोस्तों चैप्टर तो यहीं पर हो जाता है एंड, जहाँ पर फाइनली गिज़लिन को मौका मिल गया है इस लड़की को ठीक करने का। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा? अगर नहीं कर पाया तो ये तो गया काम से। खैर कर ही देगा, ये बात तो पक्की है, लेकिन गिज़लिन इसके बदले में मांगेगा क्या, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस पर। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।